हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। आई एम होपिंग कि आप स्वस्थ होंगे एंड एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ब्रिटिश लिटरेचर सीरीज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने एंग्लो सेक्शन पीरियड का हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और लिटरेरी बैकग्राउंड देखा था। साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम एंग्लो नॉर्मन एज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। एंग्लो नॉर्मन पीरियड माना जाता है 1066 एडी में शुरू हुआ था एंड 1300 में खत्म हुआ था। बट कुछ बुक्स में आपको 1340 भी मिल सकता है, क्योंकि जो एज ऑफ चौसर है माना जाता है कि वो 1340 में शुरू हुई थी जॉफरी चौसर के बर्थ के साथ। सो एंग्लो नॉर्मन पीरियड को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम फ्रेंच पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे फ्रेंच लैंग्वेज डोमिनेटेड थी। इंग्लिश का एक सुधरा हुआ रूप इसमें दिखा है हमें, जिसकी वजह से इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में वो एंग्लो नॉर्मन की जगह एंग्लो फ्रेंच या मिडिल इंग्लिश लिख कर भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब एंग्लो नॉर्मन पीरियड की शुरुआत कैसे हुई थी ये भी हम देखते हैं। 1066 में फ्रांस के राजा विलियम फर्स्ट ने एंग्लो सेक्शन के जो लास्ट राजा हैं हेरोल्ड को बैटल में हराया था। कौन से बैटल में हराया था? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में हराया था, जिससे इंग्लैंड में एंग्लो नॉर्मन पीरियड की शुरुआत हो गई थी। जैसा कि कोई भी राजा जब बाहर से दूसरी कंट्री से आता है वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आता है। सिमिलरली जो नॉर्मन्स थे वो भी अपने साथ अपना कल्चर लेकर आए थे, अपनी लैंग्वेज लेके आए थे, अपने साथ एक नए तरह का लिटरेचर लेके आए थे, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश लिटरेचर में और इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत सारे चेंजेस मिले। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तीन लैंग्वेजेस अब एस्टेब्लिश हो गई थी, तीन लैंग्वेजेस बोली जा रही थी इंग्लैंड में। ट्राइलिंगुअल कंट्री वो बन गया था। अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि जो नॉर्मन लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। नॉर्मन फ्रेंच ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है। जब कोई राजा कोई लैंग्वेज बोलता है तो उसके दरबारी, कोर्ट के लोग, हाई अरिस्टोक्रेटिक लोग भी उसी लैंग्वेज को बोलना पसंद करते हैं। तो अब इंग्लैंड में नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज हाई क्लास जो लोग हैं, हाई क्लास सोसाइटी के जो लोग हैं वो बोल रहे थे। लेटिन लैंग्वेज रोमन टाइम से चली ही आ रही थी। लेटिन लैंग्वेज भी इंग्लैंड में थी, जो कि चर्च के लोग, चर्च के जो पादरी हैं, क्लर्जी हैं, वो लोग इसको यूज कर रहे थे। एंड इंग्लिश जो है हमारी मिडिल इंग्लिश है वो मासेस के लिए थी, यानी कि जो कॉमन लोग हैं वो लोग इंग्लिश बोल रहे थे। ये हमारा लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन है, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी तीन लैंग्वेजेस हैं जो उस टाइम पे चली थी और अगली 200 सेंचुरीज तक इंग्लैंड में रही थी। इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रांजिशन भी आपको समझना बहुत जरूरी है। एंग्लो सेक्सन्स के टाइम पे ओल्ड इंग्लिश बोली जाती थी, एंजल्स अपने साथ इस लैंग्वेज को लेके आए थे। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में फ्रेंच के साथ साथ इंग्लिश का इंप्रूवमेंट हुआ था। बहुत सारे फ्रेंच और लेटिन वर्ड्स जो हैं इंग्लिश में आ गए थे और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज को मिल गया था, जिसकी वजह से इस लैंग्वेज को हम कहते हैं मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश पीरियड कौन सा है? एंग्लो नॉर्मन्स का। एज ऑफ चौसर में हम अर्ली मॉडर्न इंग्लिश कह सकते हैं कि एस्टेब्लिश हो गई थी, इसीलिए जॉफरी चौसर को हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री या फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को काफी डेवलप किया था। इनके बाद से जो इंग्लिश चली वो मॉडर्न इंग्लिश है। तब से लेके आज तक जो इंग्लिश चल रही है उसको हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रांजिशन है जो आपको जरूर याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रिलीजन हमने पिछले टाइम पे भी देखा था कि क्या हो रहा था। पूरे यूरोप में पैगनिज्म था, इंग्लैंड में भी पैगनिज्म था। क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड धीरे धीरे होने लगा। इंग्लैंड में तो क्रिश्चियनिटी रोमन्स के साथ ही आ गई थी, बट अब इस टाइम तक 500 एडी तक पूरे यूरोप में ऑलमोस्ट क्रिश्चियनिटी फैल गई थी। अब इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में भी कैथोलिसिज्म था। अभी तक दूसरी ब्रांच क्रिश्चियनिटी की बनी नहीं थी, जो कि 1100s के बाद बनती है। कैथोलिसिज्म था, क्रिश्चियनिटी थी, एंड चर्चेस जो हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वो लोगों को नॉलेज इम्पार्ट करती थी, लोगों के एजुकेशन का पूरा जिम्मा जो है वो चर्च के ऊपर था। रिलीजन में अभी कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस इस टाइम पे नहीं आए थे। बट एक चीज है क्रूसेड, ये वर्ड आपको याद रखना है, क्रूसेड। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे।
11th सेंचुरी में हो क्या रहा था, यूरोप में, पूरे यूरोप को कंट्रोल कर रहा था रोम, है ना, रोमन, होली रोमन एम्पायर हम उसको कह सकते हैं। क्रिश्चियनिटी के थ्रू, रिलीजन के थ्रू वो सबको कंट्रोल कर रहे थे। सो वहाँ का जो लीडर होता है, हेड होता है, उसको हम पोप कहते हैं। वो आज भी है रोमन पोप के नाम से। सो जैसे गुरु गद्दी बदलते हैं वैसे ही पोप अपॉइंट होते हैं, ठीक है। सो क्रिश्चियन लोगों ने या पोप ने या रोमन्स ने ये सोचा कि अब यूरोप में तो हमने हर जगह क्रिश्चियनिटी को एस्टेब्लिश कर दिया है, क्यों ना ईस्टर्न कंट्रीज में भी हम जाएं। अभी हम जो इंग्लैंड या यूरोप को वेस्टर्न कंट्रीज में काउंट करते हैं, हमारा जो एशिया है उसको हम ईस्टर्न एरिया मानते हैं। सो इनका प्लान था कि हम लोग ईस्ट एरिया में जाएं, जहाँ पे क्या हो रहा था, जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने रिलीजन को स्प्रेड कर रहे थे। सो इन्होंने आह्वान किया, सारे क्रिश्चियन लोगों को बुलाया और बोला कि हम एक धर्म युद्ध पर जाएंगे, एक लड़ाई में जाएंगे, जिससे कि हम ईस्ट में भी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करके आएंगे और हमें मुस्लिम्स को रोकना है अपने रिलीजन को स्प्रेड करने से, ठीक है। सो इस जो लड़ाई है, जो ये लड़ाई हुई, धर्म युद्ध हुआ, इसको हम क्रूसेड कहते हैं। और जो भी क्रिश्चियन लोग इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करने के लिए गए उनको हम क्रूसेडर्स कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब ये लोग गए, लड़ाई जीत के भी आए और साथ में अपने क्या लाए, बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो बहुत सारे मैथमेटिशियंस, फिलोसोफर्स ने वहां पर लिखा था, साइंटिस्ट थे वहां के। सो जब वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स आए तो उससे बहुत बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को मिले। दो बड़े चेंजेस उसमें क्या थे, सबसे पहला है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन से काफी बेनिफिट हुआ ह्यूमैनिटी का, और इन्हीं रीजन से हमें रेनेसा एंड रेफॉर्मेशन जैसे दो बड़े इंसिडेंट्स हुए यूरोप में, स्पेशली इटली में। क्योंकि जब ये बुक्स लाए तो वहाँ के जो आइडियाज हैं यहाँ के आइडियाज के साथ मिंगल हुए, लोगों को ये समझ में आने लगा कि हमें अंध विश्वास करके, आंखें बंद करके, कोई अगर कह रहा है रिलीजन के रास्ते में ऐसा करना है, ऐसा करना है, हमें वो नहीं करना है। हमें कोई भी चीज तर्क के बेसिस पे करनी चाहिए। सो इसको हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। लोगों ने अब समझा कि जो चर्च है वो कितनी करप्ट है। उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए कितने सारे लोगों की जान खतरे में डाल दी, कितने सारे लोगों का ब्लड शेड हुआ। ये चीज लोगों को अब समझ में आने लगी। धीरे धीरे लिटरेसी रेट जो है इंग्लैंड में एंड यूरोप में लोगों का बढ़ने लगा। एजुकेशन जो है वो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो गई। छोटे छोटे टाउन स्कूल्स डेवलप हुए, जिसकी वजह से जो चर्च की मोनोपोली थी एजुकेशन के ऊपर वो खत्म हो गई। पहले क्या है, जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल में एजुकेशन होती थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई थी अंग्रेजों के आने से। सेम चीज वहां पर हो रही थी कि छोटे छोटे टाउन स्कूल्स डेवलप होने की वजह से जो एजुकेशन है चर्च के हाथ से निकल गई थी। अब सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा रही थी, क्योंकि बहुत सारी रिफॉर्मेशंस हुई थी, बहुत सारी चीज़ें नई नई आई थी। तो बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स को पढ़ा जा रहा था, साइंस की डेवलपमेंट हो रही थी, ठीक है। और जो ये स्कॉलर्स थे जो इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे थे, उन्होंने गिल्ड्स को शुरू किया। दूसरा जो बेनिफिट हमें हुआ क्रूसेड का, वो है बर्थ ऑफ यूनिवर्सिटीज। स्कूल्स के बाद जो गिल्ड्स हैं, जो ग्रुप ऑफ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाई जा रही थी, स्टूडेंट्स को साइंस सिखाई जा रही थी, उनको जो है यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट कर दिया गया। गिल्ड्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज बन गई। गिल्ड्स को हम और डिटेल में समझेंगे। गिल्ड्स क्या है, गिल्ड्स के 3 लेवल हैं, 3 तरह की लेवल्स हैं इसमें, अप्रेंटिस, जर्नीमैन एंड मास्टर। अप्रेंटिस से समझते हैं, अप्रेंटिस कौन है। सपोज फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसको मेडिकल या मेडिसिन की पढ़ाई करनी है। उस टाइम पे कोई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस नहीं होते थे। एक स्टूडेंट क्या करता था, वो एक अप्रेंटिस बनता था, किसके यहाँ, एक मास्टर के यहाँ। वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा और वहां पे उसको फीस पे करेगा, वहां पे काम करेगा, सीखेगा भी, ठीक है, और वहां से एक्सपीरियंस लेगा। तो उसको हम कहते हैं अप्रेंटिस। अप्रेंटिस धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद बन जाएगा जर्नीमैन। अब जर्नीमैन कौन होता है, उसके पास एक बेसिक नॉलेज है, उसको सारी चीजों के बारे में पता चल गया है, उसने अच्छी खासी एक प्रैक्टिस कर ली है, तो उसको अब जर्नीमैन का टाइटल मिल गया। वो क्या करेगा, वो जर्नीज पे जाएगा, यानी कि वो मल्टीपल क्लिनिक्स में जाएगा, वहां पे जाके अपनी सर्विसेज देगा, वहां से और ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करेगा, एंड अब वो पैसे भी कमाएगा, ठीक है। जहां पे भी वो जाएगा उसको उसके काम के पैसे
कैसे मिलेंगे। जब ये जर्नीमैन धीरे धीरे और ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लेगा सो वो एक सर्टिफाइड टीचर बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा और उसको मास्टर क्राफ्ट्समैन का टाइटल मिल जाएगा। अब वो अपनी गिल्ड शुरू कर सकता है, अप्रेंटिसेस रख सकता है, जर्नीमैन को बुला सकता है अपने यहाँ काम करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट गिल्ड्स। गिल्ड्स इस तरह से काम करते हैं, ये आपको क्रोनोलॉजी में याद रखना है, अप्रेंटिस, जर्नीमैन एंड मास्टर, क्योंकि इससे हमें कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। घुमा फिरा के वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जर्नीमैन के बारे में पूछ सकते हैं, अप्रेंटिस के बारे में पूछ सकते हैं। सो ये हमें ध्यान में रखना है। अब जब हम गिल्ड्स की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिश हो गया, सो लिटरेचर कैसा था, लिटरेचर एंड लैंग्वेज कैसी थी, कैसे सब्जेक्ट मैटर्स थे, वो सारा कुछ हम देखेंगे। वर्ड्स जो हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी, वर्ड ऑर्डर में यूनिफॉर्मिटी आ गई थी, सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रॉपर हो गया था, क्योंकि फ्रेंच का इन्फ्लुएंस भी रहा, लेटिन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस भी रहा, एंड इंग्लैंड में मल्टीपल डायलेक्ट्स पॉपुलर हो रहे थे, मल्टीपल डायलेक्ट्स थे इंग्लिश लैंग्वेज के ही, जिसमें से लंदन डायलेक्ट जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। जब हम एज ऑफ चौसर की बात करते हैं तो उस टाइम पे ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट जो है वो सबसे पॉपुलर था। और सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो किस तरह का सब्जेक्ट मैटर था, 3 तरह से सब्जेक्ट मैटर है जिसको हम 3 साइकिल्स में डिवाइड करते हैं, मैटर ऑफ ब्रिटेन, मैटर ऑफ फ्रांस एंड मैटर ऑफ रोम। मैटर ऑफ ब्रिटेन में हम किंग आर्थर के बारे में कहानियां देखेंगे, या ब्रिटेन के अदर राजाओं की जो कहानियां या पोएट्री होगी या सब्जेक्ट मैटर होगा उसको हम मैटर ऑफ ब्रिटेन के अंडर रखेंगे। और फ्रांस के राजा किंग शार्ले मैग्ने या वहां के और राजाओं के या शूरवीरों की जो कहानियां होंगी उनको हम मैटर ऑफ फ्रांस के अंडर रखेंगे। मैटर ऑफ रोम के अंडर किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानियां होंगी। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किंग अलेक्जेंडर के गुरु कौन थे, ठीक है। सो जब हम ग्रीक क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं तब हम अलेक्जेंडर के बारे में भी थोड़ा बहुत देखते हैं, बट आप अपनी नॉलेज के हिसाब से मुझे बताइएगा कि किंग अलेक्जेंडर के गुरु कौन है। ये हमारा सब्जेक्ट मैटर था। अब जो इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं उनको हम देखते हैं। 4 बहुत बड़े इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। जॉफ्री ऑफ मनमाउथ हैं, वेस हैं, लायामैन हैं एंड पर्ल पोइट हैं। मोस्टली एक एक दो दो वर्क्स इनके हमें करने हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जॉफ्री ऑफ मनमाउथ की बात करें उन्होंने एक वर्क लिखा है हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया। हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया जो है वो लेटिन लैंग्वेज में लिखा गया था, एंड उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब बनता है हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, यानी कि इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो ये दोनों टाइटल आपको याद रखने हैं। इसके साथ ही इसमें है क्या, इस बुक में हमें 2000 ईयर्स की ब्रिटेन की हिस्ट्री मिलती है। जब ट्रोजन वॉर हुई थी, ट्रोजन्स जो हैं ब्रिटेन में आए थे, उन्होंने इसको खोजा था, इसकी खोज हुई थी। वहां से लेके एंग्लो सेक्शन पीरियड तक के सारे राजाओं के बारे में हमें इसमें डिटेल्स मिलती हैं, ठीक है। और ये एक मेन सोर्स है हमें इंग्लैंड की हिस्ट्री जिससे पता चलती है। इस वर्क को हम मैटर ऑफ ब्रिटेन के सेक्शन में रखेंगे क्योंकि इसमें ब्रिटेन के राजाओं की कहानियां हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इसमें किंग लियर की कहानी भी है क्योंकि वो भी इस टाइम पे ब्रिटेन के एक राजा थे इन बिटवीन, और उनकी जो लेजेंड है वो हमें यहाँ से मिलती है। साथ ही हमें किंग आर्थर की कहानियां भी मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं किंग लियर, उसका जो मेन सोर्स है वो क्या है। सो हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया या फिर हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, ये जो वर्क है ये मेन सोर्स है उस कहानी का, उस प्ले का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट है वेस। वेस ने लिखा था रोमन दे ब्रुट। अब ये क्या है, ये सिमिलरली पिछले वर्क का हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन का ही ट्रांसलेशन है। वो लेटिन लैंग्वेज में लिखा गया था, इसको ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था वेस ने, ठीक है। टाइटल बदल गया है, बाकी इसमें सारी कहानी ब्रिटेन के राजाओं की ही है। 15,000 लाइन्स में इसको लिखा गया है एंड ओक्टोसिलेबिक कपलेट में इसको लिखा गया है। तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। इसकी आपको डिटेल में समरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो सरफेस लेवल पे ही जनरली हमें मिला है। लायामैन ने ब्रूट लिखा है। सो लायामैन ने भी वेस का एंड जॉफ्री ऑफ मनमाउथ के वर्क्स को ही कॉपी किया है, वहीं से मैटर लिया है, सोर्स लिया है। इसका अदर नेम है द क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन, और ब्रूट जो नाम है वो ब्रूटस ऑफ ट्रॉय, जिसने इंग्लैंड को खोजा था, ठीक है। जो ग्रीक राजा है ब्रूटस, उन्होंने
इस लैंड को खोजा था, सर्च किया था। सो उन्हीं के नाम पर इस बुक का नाम रखा गया है ब्रुट। एंड जो ये पोयम है वो बेसिकली मैंने आपको बताया दोनों वर्क्स के बेस पे लिखी गई है, बट ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। सो जॉफ्री ऑफ मनमाउथ ने लेटिन लैंग्वेज में लिखा था, वेस ने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था, एंड लायामैन ने ब्रूट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। इसमें हमें किंग आर्थर के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलती है, और ये भी एक सोर्स रहा है आगे आने वाले जो ड्रामेटिस्ट हैं, पोइट्स हैं, उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन किंग आर्थर की कहानियों के लिए लायामैन से ली है। पर्ल पोइट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पोइट है हमारे पर्ल पोइट। ये कैसा नाम है, पर्ल पोइट। सो बेसिकली इन पोइट का हमें नाम नहीं पता है, बट इन्होंने पर्ल नाम से एक पोएम लिखी है। उसके अलावा एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है ब्रिटिश लाइब्रेरी में, एक सिंगल मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसमें 4 पोएम्स हैं इकट्ठी, जिनका चारों का एक जैसा राइटिंग पैटर्न है, स्टाइल है, जिसकी वजह से हम इस ऑथर को, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, अपने सिग्नेचर नहीं किए हैं, इसीलिए हमने इनको एक इमेजिनरी नेम दिया है, पर्ल पोइट या फिर गवेन पोइट, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखते थे। और इन्होंने पर्ल, प्योरिटी, पेशेंस एंड सर गवेन एंड ग्रीन नाइट के नाम से 4 वर्क्स लिखे हैं, जिनको हम डिटेल में देखेंगे, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सर गवेन एंड ग्रीन नाइट ये आर्थरियन स्टोरीज में से एक है, यानी कि किंग आर्थर के दरबार की कहानी है। इसमें बिहेडिंग गेम यूज की गई है। अब बिहेडिंग गेम क्या है, हम आगे स्टोरी जब करेंगे तब हमें पता चलेगा। इसमें एलिटरेटिव वर्ड्स का यूज किया है, जैसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड में एलिटरेशन यूज होता था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था, वो सेम मीटर इसमें यूज हुआ है। एंड इस कहानी को स्टेज एडॉप्शन के लिए भी फ्यूचर में लिया गया है, फिल्म्स भी बनी हैं। सो इसमें जो मेन श्रेय जाता है वो है JRR टॉलकिन को। इन्होंने इस पोयम को स्टेज कराया है, फिल्म में कन्वर्ट किया है। एंड सिमोन आर्मिटेज का नाम भी आप याद रख सकते हो। सो ये जो वर्क्स हैं ये हमें देखने हैं। इसके बाद इसकी स्टोरी को अगर थोड़ा सा देखें, सो सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट की कहानी शुरू होती है किंग आर्थर के राउंड टेबल पे। सो ऐसा माना जाता है कि किंग आर्थर की जो वाइफ हैं वो दहेज में अपने साथ एक राउंड टेबल आई थी, और वो इतनी बड़ी थी कि 100 लोग उस पर आराम से बैठ सकते हैं। सो राजा का दरबार लगा हुआ है, वहां पर एक मिस्टीरियस सा नाइट, ग्रीन नाइट आता है, एक योद्धा आता है, एंड वो सबको चैलेंज करता है कि मेरे तरफ से ओपन चैलेंज है कि मेरे सर को धड़ से कोई अलग कर दे, पर शर्त ये है कि जो भी मेरा सर धड़ से अलग करेगा 1 साल 1 दिन के बाद उसे वो सेम ब्लो, यानी कि वो अपना भी सर मुझसे धड़ से अलग कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सब लोग थोड़ा डर सा जाते हैं, कोई भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। वहीं पे एक और नाइट होता है जिसका नाम है सर गवेन। सर गवेन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, एंड वो एक बहुत जोर से ब्लो देता है ग्रीन नाइट को, जिसके वजह से उसका सिर जो है धड़ से अलग हो जाता है। एंड बट क्योंकि वो एक मिस्टीरियस नाइट है, वो अपना सिर उठाता है, अपने धड़ से जोड़ता है, एंड फिर से वो ठीक हो जाता है। अब वो सर गवेन को अपना जो पूरा उनका चैलेंज था वो याद कराता है कि अब तुमने तो मुझे मेरी गर्दन काट दी, अब तुम्हें 1 साल 1 दिन के बाद मुझे ढूंढते हुए आना पड़ेगा, ये सेम शॉट तुम्हें अपने सिर पे लेना पड़ेगा। एंड वो अग्री कर जाता है, एंड ये यहाँ पे सीन खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो सर गवेन है ग्रीन नाइट की खोज में निकल पड़ते हैं, जिससे कि रास्ते में उनको बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, अपनी शिवलरी का, अपनी लॉयलिटी का, अपनी चेस्टिटी का, जो कि बर्तिल्क नाम की एक लेडी है, कासल में रहती है, वो सारे टेस्ट कर रही है, जिसमें कि वो पास होते हैं। एंड फाइनली उनको ग्रीन नाइट मिलते हैं, वो उनको एक ब्लो देते हैं, एंड बट उसको कुछ नहीं होता सर गवेन को, क्योंकि उनके अंदर जो गुण है उसकी वजह से जो डेथ है वो भी उनके पास नहीं आती। सो ये एक मिस्टीरियस सी कहानी थी, ये आप देख लेना। इसकी समरी अगर आपको पढ़नी है विकिपीडिया से एक बार गो थ्रू कर सकते हो, वैसे तो मैंने आपको सारी डिटेल्स इसकी बता दी हैं। नेक्स्ट है हमारी पर्ल पोयम। पर्ल पोयम में एक फादर हैं जो अपनी बेटी पर्ल की डेथ को मोर्न कर रहे हैं। MOURN, मोर्न का मतलब होता है शोक मनाना, ठीक है। सो ही इज मोर्निंग द डेथ ऑफ हिज डॉटर पर्ल। सो एक दिन वो एक गार्डन में बैठे होते हैं, एंड उनको नींद आ जाती है। सोते सोते उनको एक सपना आता है जिसमें एक पर्ल मेडन, यानी कि उनकी बेटी एक बहुत सुंदर ड्रेस में उनके सामने आती है, एंड वो बहुत सुंदर लग रही होती है, हेवनली लग रही होती है। वो
नदी के उस पार खड़ी होती है एंड वो उनसे बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वो उनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, वो जवाब देती है एंड वो उनको हेवनली सिटी यानी कि स्वर्ग के दर्शन कराती है, उनको इमेजेस दिखाती है। जब वो नदी पार करने के लिए या उनको छूने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तभी उनका सपना टूट जाता है। जब सपने से वो उठते हैं तो वो उस सपने का सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये सपना क्यों आया, एंड वो एनालाइज करते हैं कि मुझे इतने अच्छे कर्म करने हैं कि मैं हेवनली सिटी में जा सकूं और मैं अपनी बेटी से मिल सकूं। सो दिस इज ऑल अबाउट पर्ल पोएम। नेक्स्ट जो पोएम है वो है पेशेंस। इस पोएम का जो मेन सोर्स है वो है वलगेट्स बाइबल। इस पोएम में पोइट ने पेशेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है कि जो पेशेंस है वो क्रिश्चियनिटी के 8 वर्च्यूज में से एक है। सो क्रिश्चियनिटी के 8 वर्च्यूज हैं। इसके साथ ही इसमें जोना की स्टोरी को ऐड किया गया है, जिसके थ्रू पोइट ने भगवान की विल को पेशेंटली मानने के बारे में बोला है। यानी कि हम पेशेंटली, अगर जो भी गॉड ने हमारे लिए लिखा है वो कुछ अच्छा ही लिखा होगा, ये सोच के हमें अपनी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए, बिकॉज भगवान जो है, गॉड जो है, वो हमारे लिए बेस्ट ही चूज करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो इसकी ओपनिंग लाइंस है वो ही इसकी एंडिंग लाइंस है, यानी कि जैसे ये शुरू होता है वैसे ही ये पोयम एंड होती है। सो ये पेशेंस था। नेक्स्ट है प्योरिटी। इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। इस पोयम का दूसरा नाम हम कह सकते हैं क्लीनलीनेस है। इस पोयम में क्या होता है, बॉडी की क्लीनलीनेस के बारे में और मैरिड लाइफ के डिलाइट्स के बारे में पोइट बात कर रहे हैं। और बाइबल के 3 सब्जेक्ट्स, बाइबल से 3 सब्जेक्ट्स उन्होंने लिए हैं। सबसे पहला है फ्लड। फ्लड एक इंपॉर्टेंट सिंबल है, हर रिलीजन में फ्लड की बात होती है। सेकेंड सब्जेक्ट मैटर है जो 2 सिटीज हैं, सॉडम एंड गोमोरा, उनके डिस्ट्रक्शन की बात कही है। थर्ड जो सब्जेक्ट मैटर है बेलशैजर। बेलशैजर कौन है, किंग ऑफ बेबीलोन, उनका कैसे फॉल डाउन होता है उसकी कहानी उन्होंने इस पोएम में डाली है। और साथ ही उन्होंने रीडर्स को अनक्लीनलीनेस या फिर इम्प्योरिटी के नुकसान के बारे में बताया है, और साथ ही बताया है कि प्योरिटी से किस तरह के जॉयज हम ले सकते हैं, किस तरह के जॉयज हमारी लाइफ में प्योरिटी की वजह से आ सकते हैं। ये थे पर्ल पोइट। पर्ल पोइट की 4 पोएम्स हमने डिटेल में देखी। इसके अलावा कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पोएम्स भी हैं जिनके राइटर्स हमें नहीं पता, बट जिनके बारे में हमें क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले है चैस्टन दे गैस्टिस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सॉन्ग्स ऑफ हीरोइक डीड्स। ये ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए हमें इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, बट हमें याद रखना है इसका मतलब है सॉन्ग्स ऑफ हीरोइक डीड्स। अब इसको हम मैटर ऑफ फ्रांस के अंडर रखेंगे, क्योंकि इसमें किंग शार्ले मैग्ने की कहानियां हैं और वहां के फ्रांस के राजाओं और शूरवीर योद्धाओं के बारे में इसमें लिखा गया है। ये है क्या, चैस्टन दे गेस्टे का मतलब तो हमने समझ लिया कि सॉन्ग्स हैं बहुत सारे, बट ये है क्या, ये ओरल परफॉर्मेंसेस के लिए लिखे जाते थे। जगलर्स नाम के परफॉर्मर्स होते थे, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो मिडवल मिनिस्ट्रल्स हैं वो जगह जगह जाके गाया करते थे, वैसे ही जगलर्स भी इन सॉन्ग्स को गाया करते थे, स्ट्रीट में जाके लोगों को सुनाया करते थे। अब इन सॉन्ग्स में सब्जेक्ट मैटर क्या है, इन सॉन्ग्स में 8th to 10th सेंचुरी के लेजेंडरी इंसिडेंट्स को नरेट किया गया है, ठीक है। यानी कि जो वहां के लेजेंड्स हैं उन्होंने किस तरह के कारनामे किए, उन कारनामों को इनमें नरेट किया गया है। इसके साथ ही किंग शार्ले मैग्ने और उनके मूर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उसके बारे में भी इसमें लिखा गया है। सो ऐसा माना जाता है कि 100 से ज्यादा चैंसन दे गेस्टे या हम कह सकते हैं कि हीरोइक सॉन्ग्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि 300 से भी ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिले हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में मिले हैं। मैन्युस्क्रिप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हाथ से लिखी जाने वाले वर्क्स होते हैं, जैसे कि पहले पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती तो हाथ से ही सब लिखते थे, तो उसको हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं 300 से ज्यादा, जिसमें 100 से ज्यादा सॉन्ग्स हैं। इसके अलावा हमें करनी है आउल एंड द नाइटिंगेल। ये बहुत ही सुंदर सी पोयम है। इसमें एक नरेटर है, नरेटर क्या कर रहे हैं, नरेटर बताते हैं कि उन्होंने एक आउल और नाइटिंगेल के बीच में एक डिबेट को सुना, ठीक है। सो एक आउल है, एक नाइटिंगेल है, पेड़ पे उनकी आपस में बहस चल रही है, और ये पोयम जो है डिबेट पोइट्री का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको कि हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, एज ऑफ चॉसर में देखेंगे कि डिबेट पोइट्रीज चल रही हैं, ड्रीम विजन वाली पोइट्रीज चल रही हैं। सो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है उसका। अब पोयम में हो क्या रहा है,
आउल और जो नाइटिंगेल है उनका डिबेट चल रहा है, उनकी एक दूसरे की अपीयरेंस को लेके, उनकी आवाज को लेके, वो एक दूसरे की वीकनेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। काफी देर तक उनका डिबेट चलता है, नरेटर उनको सुन रहा है। तो नाइटिंगेल सजेस्ट करते हैं कि हमारे डिबेट का तो एंड ही नहीं होगा, हम एक काम करते हैं, हमारे डिबेट को सॉल्व करने के लिए, हमारी जो लड़ाई चल रही है इसको सॉल्व करने के लिए हम मास्टर निकोलस के पास जाते हैं। ठीक है, अब मास्टर निकोलस कौन है? वो एक अच्छे जज हैं। पहले वो एक कॉमन से आदमी हुआ करते थे, कॉमन से अपने यूथ में उनकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं थी, बट नाउ ही इज अ रीजनेबल जज। वो एक बड़े जज बन चुके हैं, हम उनके पास जाते हैं। अब वो उड़ जाते हैं उनको ढूंढने के लिए, और इस तरह से हमारी पोएम खत्म हो जाती है। सो ऐसा माना जाता है कि शायद इस पोएम के जो राइटर हैं वो निकोलस ही हैं, क्योंकि बार बार उनका जो जिक्र इस पोएम में आ रहा है, बट वो खुद इस पोएम में कभी भी अपीयर नहीं हुए हैं। सिर्फ उनकी बात हो रही है कि मास्टर निकोलस के पास चलते हैं, निकोलस ऑफ गिल्डफोर्ड के पास चलते हैं, वो हमारी बात को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से ये पोएम जो है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो है कर्सर मंडी। कर्सर मंडी एक रिलीजियस पोयम है, हम कह सकते हैं 14th सेंचुरी की। कर्सर मंडी का मतलब होता है ओवर रनर ऑफ द वर्ल्ड। इस पोयम में हमें क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि कैसे ह्यूमन बींग्स का क्रिएशन हुआ था, कैसे ये पूरी दुनिया बनी थी, एंड कैसे ये दुनिया खत्म हो जाएगी, डूम्स डे आएगा एंड एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। हर चीज खत्म हो जाएगी, अच्छाई जो है वो रह जाएगी, बुराई चली जाएगी। इसमें ऑलमोस्ट 30,000 के अराउंड लाइन्स हैं और बहुत बड़ी पोयम है। और इसकी थीम क्या है? मैन्स रिडेम्पशन। मैन्स रिडेम्पशन का मतलब क्या है कि इंसान को कैसे, किन कर्मों से मुक्ति मिलेगी, कैसे उसका उद्धार होगा, और कैसे वो दोबारा से ईडन गार्डन को पा सकेगा, है ना। जैसे हर रिलीजन में होता है, हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है। सो स्वर्ग कैसे जा सकता है, कैसे वो ईडन गार्डन में जा सकता है क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन इस बुक में हमें मिलता है। लास्ट वर्क है हमारा एनक्रेन रिवल। एनक्रेन रिवल क्या है? ये पोयम 3 बहनों के लिए लिखी गई थी जो नन्स नहीं थी, बट उन्होंने अपनी सारी मटीरियलिस्टिक चीजों को छोड़ दिया था और एक रिलीजियस लाइफ जीने के बारे में सोचा था। ठीक है, सो ये जो पोयम है ये गाइड है ऐसी लेडीज के लिए, ऐसी वुमेन के लिए जो गॉड की डिवोटीज बनना चाहती हैं या नन्स बनना चाहती हैं। जैसे इंडिया में देवदासियां होती हैं, वो मंदिरों में रहती हैं, वो बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करती हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि बाहर की मटीरियलिस्टिक चीज़ों में क्या क्या है। सो ये एक तरह से गाइड है उन वुमेन के लिए कि उनको कैसा जीवन जीना चाहिए, उनकी आउटर लाइफ कैसे होनी चाहिए, इनर लाइफ कैसे होनी चाहिए। सो ये जो पोएम है भी 8 पार्ट्स में है, जिसमें कि फर्स्ट और 8th पार्ट है वो एनकोरेसिस, जो ये विमेन है इनको बोलते हैं एनकोरेसिस, इनकी बाहरी जिंदगी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में गाइड करता है। एंड पार्ट 2 to 7 उनकी इंटीरियर लाइफ, यानी कि इंटरनल लाइफ, उनको मेडिटेशन, उनका फूड कैसा होना चाहिए, उनको किससे बात करनी है नहीं करनी है, कैसे जीना है, वो सारी चीज़ों की डिटेल्स इसमें हमें मिलती है। सो ये सारी पोएम्स जो है इम्पॉर्टेंट है। इनके अलावा अगर आप कुछ और ना भी करो तो चलेगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड मिडवल मिनिस्ट्रल्स डू। मिनिस्ट्रल्स यहाँ पर वो मिनिस्टर्स नहीं है, मिनिस्ट्रल्स यहाँ पर वो हैं जो सॉन्ग्स को गाया करते थे। सो दे यूज टू सिंग बैलेड्स, बैलेड्स को गाया करते थे। ये इसका आंसर रहेगा। वो फाइट नहीं करते थे, वो टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे, और वो क्या करते थे? बैलेड्स को गाया करते थे। सेकंड क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज द सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन द डैश सेंचुरी। सो जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वो 13th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुई थी, 13th सेंचुरी 1200 समथिंग में एस्टेब्लिश हुई थी। और फर्स्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड जो है वो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है। थर्ड क्वेश्चन है, आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066 नॉर्मन फ्रेंच वाज द डोमिनेंट लैंग्वेज यूज्ड बाय। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मन फ्रेंच या ओल्ड फ्रेंच या फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो कौन लोग बोलते थे। ऑब्वियसली ऑर्डिनरी पीपल तो बिल्कुल नहीं बोलते थे। रिलीजियस क्लर्जीज जो हैं लैटिन लैंग्वेज बोलते थे। अपर क्लास के जो लोग हैं, अरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, तो इसमें वो आपको घुमा के किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है लैंग्वेज चेंज करके। सो इसका आंसर आएगा
था, अपर क्लास के जो लोग हैं, अरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, वो ही लोग फ्रेंच लैंग्वेज को बोल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मिडवल इंग्लैंड ए डैश वाज अंडरस्टूड टू बी अ ट्रेन्ड क्राफ्ट्समैन, वन हु वर्कड अंडर अ मास्टर हु ओन्ड द बिजनेस। सो ये हम ऑलरेडी गिल्ड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि मिडवल इंग्लैंड में ऐसा कौन होता था जो एक ट्रेन्ड क्राफ्ट्समैन होता था और जो एक मास्टर के अंडर काम करता था और वो बिजनेस भी ओन करता था। देखो वैसे तो अप्रेंटिस भी एक मास्टर के अंडर काम कर रहा है, बट वो बिजनेस को ओन नहीं करता, वो सिर्फ सीख रहा है, वो उस सीखने के पैसे भी दे रहा है। सो इसमें पार्डनर नहीं है, समनर नहीं है, म्युनिसिपल नहीं है, ये तीनों ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं चौसर के कैंटरबरी टेल से। सो इसका आंसर आएगा जर्नीमैन। ठीक है, जर्नीमैन विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन the direct French influence on the English language during the Middle English period was in the form of। So क्या influence था फ्रेंच लैंग्वेज का डायरेक्टली? अगर हम देखें कि फ्रेंच लैंग्वेज ने कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पैक्ट किया, लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शंस क्या होता है? इन्फ्लेक्शंस होते हैं ऐसे एक तरह के सफिक्सेस होते हैं जो वर्ड्स के एंड में हम ऐड कर देते हैं, जिससे एक नया वर्ड बन जाता है, जैसे EST, ED। जैसे ग्रेट के आगे हमने EST जोड़ दिया ग्रेटेस्ट, चेंज के आगे ED जोड़ दिया चेंज्ड, या चार्ज के आगे ED जोड़ दिया चार्ज्ड। ठीक है, सो ये होते हैं इन्फ्लेक्शंस। लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शंस ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इनटेक ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इनटू इंग्लिश, ये डेफिनेटली ऐसा हुआ था। इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच के वर्ड्स आने की वजह से काफ़ी चेंजेस हमें आए थे। आज भी बहुत सारे फ्रेंच और लेटिन वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, बट हमें लगता है कि वो इंग्लिश के वर्ड्स हैं। बोथ द लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शंस एंड इनटेक ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इनटू इंग्लिश, ये भी नहीं है। एडिशन ऑफ इन्फ्लेक्शंस, इन्फ्लेक्शंस ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज में थे। ठीक है, सो इसको भी हम नहीं चूज करेंगे। सो द आंसर विल बी इनटेक ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इनटू इंग्लिश। After the Norman conquest, England became a three-language nation for at least 2 centuries. The three languages were, अगर यहाँ पर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की जगह एंग्लो सेक्सन पीरियड होता तो लैंग्वेजेस अलग होती, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है तो लैंग्वेजेस अलग होंगी। सो इसका आंसर क्या होगा? इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन। जर्मन तो बिल्कुल भी नहीं बोली जाती थी, सिमिलरली सेकेंड में भी जर्मन है तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा। इंग्लिश बोली जा रही थी, मिडल इंग्लिश, फ्रेंच, नॉर्मन फ्रेंच बोली जा रही थी, एंड लेटिन, लेटिन जो क्लर्जी के लोग हैं वो लोग बोलते थे। ठीक है, सो सी विल बी द आंसर, इंग्लिश, फ्रेंच एंड लेटिन। और अगर ये एंग्लो सेक्शन पीरियड के बारे में पूछ रहे होते तो एंग्लो सेक्शन पीरियड में ओल्ड इंग्लिश बोली जा रही थी, लेटिन लैंग्वेज बोली जा रही थी, एंड सेल्टिक लैंग्वेज। सो उस टाइम पे भी 3 लैंग्वेजेस थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ नॉर्मन किंग्स इट वॉज फैशनेबल टू स्पीक डैश इन अपर क्लास सर्कल्स इन इंग्लैंड। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उस टाइम पे अपर क्लास सर्कल जो है, या अरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, या हाई क्लास जो लोग हैं, वो क्या बोल रहे थे? फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे थे। सो फ्रेंच विल बी द आंसर। ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बेसिस पे आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं। तो हमें इन सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखना है, टर्मिनोलॉजी को याद रखना है, एंड हमारा जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं, कोई टॉपिक समझना चाहते हैं, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। हम डेफिनेटली उस सेक्शन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच।